बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग, अ वेरी हैप्पी, फ्रेश, एनर्जेटिक, ब्लेस्ड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हय्या हय्या या कयूम। बिलाल, क्या हाल है? सैर शर जारी है या छोड़ दी? आज असल में जॉगिंग थोड़ी ज़्यादा कर ली, सॉर्ट ऑफ रनिंग, और फिर पुशअप्स भी थे, तो इसलिए ज़रा मास्क उतार के मैंने कहा ज़रा ठंडक जो है वो उसके मज़े ले लिए जाएं। ये जो ज़िंदगी है ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है। जो लोग सोचने वाले हैं, जो नौजवान ज़िंदगी के बारे में, वो भी इसी तरह जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही सोचते हैं कि कैसे यकदम हम इस दुनिया में आ गए और कैसे हम पैदा होते हैं, लड़के बनते हैं, नौजवानी आती है, जवानी आती है, किस तरीके से मूछें और दाढ़ी और सारे मस्कुलर होते जाते हैं हम, फिर कैसे पीक पे जाके हम वापस लौटते हैं। जब हम पैदा होते हैं उस वक्त भी मुंह में दांत नहीं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दांत जो है वो भी गायब, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, हड्डियों के अंदर से गूदा ख़त्म होना शुरू हो जाता है। किस्तों में वो जो जिस्म की गरमाइश होती है बचपन में और खुशबू होती है, इस जिस्म के अंदर कशिश होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुशबू, कशिश, ताकत, तवानाई वो सारी ख़त्म होने लगती है किस्तों में। और चूँकि अल्लाह ताला का ये फरमान है कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी और मौत में निशानियाँ रखी हैं, सूरज के तुलू होने में, ग़ुरूब होने में निशानियाँ हैं, रात के आने में, दिन के निकलने में बड़ी निशानियाँ हैं, बारिश जब बरसती है उसमें निशानियाँ हैं, बादल और हवाएं जब बादलों को लिए फिरती हैं उसमें निशानियाँ हैं। ऊँट को देखो मैंने कैसे बना दिया, पहाड़ों को देखो कैसे गाड़ दिया है, आसमान को देखो कैसे बुलंद कर दिया उसको, ज़मीन को देखो कैसे फैला दिया है। और फिर कौमों के अरूज व ज़वाल में निशानियाँ हैं, माँ बाप के अंदर निशानियाँ हैं, हमारी खलकत के अंदर, ये जो हमारी खलकत है, खल्क हम जिस तरीके से हुए हैं उसमें निशानियाँ हैं। कुरान जगह जगह पे कहता है तुम अपने बारे में गौर करो, यू आर नथिंग एंड नाउ यू क्लेम टू बी एवरीथिंग। तो मैं सुबह जब निकलता हूँ तो बेलमूम मेरे जहन में ये सारी सोचें बड़ी ताज़ा दम होती हैं, खुशबू वाली। काश कोई ऐसा एरिया मुझे मिल जाए जहाँ पे काफ़ी देर तक मुझे ये ट्रैफिक का शोर सुनाई न दे। ये नहीं कि मैं शोर से तंग हूँ, बहुत ज़्यादा शोर से खैर सारे तंग आते हैं, लेकिन ज़िंदगी का शोर ज़िंदगी को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान का दिल करता है कि इंसान सकूत में चला जाए, चूँकि जैसे अज़ान हो रही हो
और घर में हमने टीवी लगाया हो या बच्चे बैठ के शोर कर रहे हो तो बिलअमूम हम कहते हैं कि यार टीवी बंद करो, अपनी बातें बंद करो, अजान हो रही है। यानी हम चाहते हैं कि ये जो हमारा अंदर का शोर है, ये जो आवाज़ें हैं, ये रुकें ताकि हमें मुअज्जिन की अजान सुनाई दे। यानी हम आवाज़ों में और शोर में प्रायोरिटी सेट करते हैं कि ये आवाज़ें अब हमें सुनाई नहीं देनी चाहिए और ये आवाज़ें अब हम सुनना चाहते हैं। फितरत का ये जो सकूत है सुबह सुबह का, ताज़ा दम हो के, ये भी अपना दामन खोलता है। फितरत भी ये कहती है, दरख्त जिसके साथ मैंने टेक लगाई हुई है, मैं आपको थोड़ा कैमरे का रुख बदल के दिखाता हूँ। इस पे ये मिट्टी आपको जो नज़र आ रही है बेसिकली दीमक है। जैसे दरख्तों के ऊपर दीमक लगती है ना, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इनको कमज़ोर करती है, इनके तने को। और ये एक ज़िंदगी के डिक्लाइन का, डीके का बड़ा खूबसूरत नेचुरल ऑर्डर है। एकदम से कहीं से ये दीमक आ जाती है और ज़िंदगी को भी इसी तरीके से दीमक लगती है। हमारे गम, हमारी परेशानियाँ, हमारी ज़िम्मेदारियाँ, बल्कि ज़िंदगी बज़ाते खुद अपने अंदर ही अपने आप को ख़त्म कर रही होती है। एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी निकलती है और ट्रांसफॉर्मेशन का अमल होना शुरू हो जाता है। तो मैं जब सुबह सुबह आता हूँ तो मैं इन दरख्तों से बातें करता हूँ, इस घास को देखता हूँ। और यहाँ एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता है आप नौजवानों के समझने के लिए, आपको एक दफ़ा फिर दिखाता हूँ। क्योंकि सुबह का वक्त है तो ये जो घास है इसके ऊपर नमी है और अभी मैंने पुशअप्स किए तो मैंने हाथ रखा है ज़मीन पे। ज़मीन बड़ी ठंडी है और फ़ज़ा में खुनकी इस कदर है कि सांस लेते हुए वो ठंडक महसूस होती है। इसमें बहुत बड़ी निशानी है। आज मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करना चाहता हूँ मुख्तसर वक्त में। आज ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। रात हुई, सूरज हमारे खित्ते से गायब हो गया। किसी और जगह पे तलू था, दिन होगा किसी और खित्ते में, लेकिन पाकिस्तान में रात को सूरज गायब हो गया। तो ज़िंदगी का वो सूरज जब ग़ुरूब हुआ तो रात हो गई, शाम हुई, रात हुई, रात गहरी होती चली गई। रात को भी एक लाइव सेशन था मेरा। और रात के इस अमल में ये जो ज़िंदगी और मौत का एक निशानी है, रात ठंडी होती चली गई। दिन भर की जो हरारत थी, ज़िंदगी की तवानाई, मूवमेंट, हरकत के साथ जो गरमाइश पैदा हुई थी पूरे दिन में सूरज की वजह से, वो रात को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गई। रात ठंडी होती चली गई। हत्ता कि सुबह के बाद अभी हम इस वक्त जब आप बाहर निकले हैं तो हर चीज़ ठंडी ठंडी लग रही है। इसको आप अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेट करके देखें। जब इंसान फूड खाता है, खुराक, रोटी, सालन, कुछ भी, फल वगैरह, सब्जियां, तो बुनियादी तौर पर आप पेट्रोल या सीएनजी जो है वो अपनी इस मशीनरी को देते हैं। ये जो फिज़िकल बॉडी है, इस जिस्म को खुराक की ज़रूरत है। हर चीज़ को खुराक की ज़रूरत होती है। किसी को फूड चेन या फूड वेब के बारे में अगर आप देखें तो हर चीज़ कुछ ना कुछ खाती है। हर चीज़ की कोई ना कोई खुराक है ज़िंदा रहने के लिए, अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए हर चीज़ कुछ ना कुछ खाती है। इन्हिसार होता है उसका किसी चीज़ के ऊपर। गाड़ी सीएनजी पे चलती है, पेट्रोल पे चलती है, किसी में डीजल डालना पड़ता है, बिजली के साथ कोई चीज़ें चलती हैं, माइक्रोवेव ओवन जैसे एक हो गया, इस्त्री है, उसको भी कोई एनर्जी चाहिए। तो हर चीज़ को तवानाई की कोई ना कोई शक्ल चाहिए, एनर्जी की कोई ना कोई फॉर्म होती है। उस एनर्जेटिक सोर्स को ऑपरेट करने के लिए जो हम हैं, जिस्म है, आँखों को देखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो हमने रोटी खाई, अब वो जो खाना हमने खाया या दूध पिया, फल खाया, तो उसको डाइजेस्ट करते हुए, चबा के नीचे फेंकते हुए हमारा एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है स्टमक के अंदर। डाइजेशन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उससे हीट पैदा होती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन करता है। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, जैसे 98.4 या 98 फ़ारेनहाइट आप उसको कह लें, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इतना होना चाहिए। फिर जब हम थोड़ा रुक जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, कमरे में बैठ जाते हैं,
तो टेम्परेचर हमारा थोड़ा सा कम होता है। जब इंसान की डेथ होती है, मौत वाक़या होती है जिस्म की, तो बेसिकली वो एक अंग्रेज़ी में टर्म यूज़ करते हैं, दी डेथ चिल। यानी इंसान, अगर आपने कभी छुआ हो जनाजे के बाद, ये सुबह सुबह मैं इस तरह की बातें इसलिए करता हूँ ताकि आप ताज़ा दम हैं और आप इस ज़िंदगी की बहुत बड़ी हकीकत को समझें। मौत को जिस कदर आप समझेंगे, आपको ज़िंदगी उतनी प्यारी लगना शुरू हो जाएगी। ये इस कदर खूबसूरत चीज़ है, इसे डरा मत करें। वो जो वजूद था ना, गर्म लम्स, वो जब डेड बॉडी होती है तो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। कुछ घंटों के बाद वो जिस्म अकड़ना शुरू हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि ना तो रगों में ब्लड सर्कुलेट करता है, ना फूड का कोई अमल चल रहा है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं चल रहा, मुख्तलिफ आर्गान्स जो थे उन्होंने वो नॉन फंक्शनल हो गए। तो जैसे रात ठंडी हो जाती है, ये निशानियां हैं, रिलेट कर रहा हूँ मैं इसके साथ, तो जिस्म भी आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो जाता है। बिल्कुल कभी आपने किसी डेड बॉडी को छुआ हो तो उसमें ज़िंदगी की हरारत नहीं होती। वो एक जिस्म है जिसका हयात से रिश्ता टूट गया, वो नॉन फंक्शनल हो गया। जब वो नॉन फंक्शनल होगा तो बॉडी के मुख्तलिफ आर्गान्स हैं वो कुछ देर लेते हैं। मेडिकल साइंस में कुछ टिश्यूज़ काफ़ी देर तक ज़िंदा रहते हैं, कुछ 24 घंटे तक, कुछ 3 दिन तक, कुछ 7 दिन तक, 10 दिन तक। आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे एंजाइम्स या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वही हमें अंदर से खाना शुरू कर देते हैं जिस्म के अंदर, अगर जिस्म बाहर पड़ा हो। लेकिन मुसलमानों के अकीदे में जैसे हम दफन करते हैं तो ये जो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस है ये थोड़ा डिले कर जाता है, और फिर मिट्टी पे भी डिपेंड करता है कि किस मिट्टी में इंसान दफन हुआ है। तो उस मिट्टी के केमिकल रिएक्शन की वजह से भी जिस्म का डिकेज है उसमें स्लो हो जाता है। लेकिन कब्रें सारी ठंडी होती हैं, बज़ाहिर देखा जाए तो एक बड़ा चिल उसके अंदर, डेथ चिल नज़र आती है। रात भी इसी तरीके से ही है। रात दरअसल दिन की ट्रांसफॉर्मेशन है। दिन गर्म है क्योंकि ज़िंदा है, और रात सो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, शोर भी ख़त्म हो जाता है। तो मौत से पहले की एक कैफियत, उसको नींद कहते हैं। नींद के ऊपर बड़े बड़े तजुर्बात हो रहे हैं पिछली 1 सदी से। स्लीप एनालिसिस किया जा रहा है, ड्रीम्स का एनालिसिस किया जा रहा है, जिस पे हमने कल सुबह भी एक बात की। इंसान जब सो जाता है तो उसका ब्रेन किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कर रहा होता है। तो जो फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं उनको तो पता है कि हम न्यूटन से ग्रेविटी हमने शुरू की, फिर इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरफ हम पहुँचे, फिर हम मज़ीद आगे बढ़े तो ये जो हमारी एटमी तवानाई है उसमें हम छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ भी चले गए। लाइट और स्ट्रॉन्ग जो न्यूट्रॉन की एक्टिविटी है, एटॉमिक, क्योंकि जब हम छोटे थे तो साइंस यही थी, एटम तक महदूद थी या उसके अंदर कुछ चीज़ें। अब एटम के पार्टिकल्स को उन्होंने खोला, सब पार्टिकल्स पे गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे गए, तो पता नहीं कितने एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो देख चुके हैं साइंसदान। ये जो क्वांटम फिज़िक्स की बात हम कर रहे हैं, तो जिस्म जो है वो भी इसी तरीके से, जो कुछ हमारे जिस्म के साथ होता है वही कुछ इस कायनात के साथ होता है। जिन्होंने फ़िज़िक्स पढ़ी हुई है वो इस चीज़ को, ये जो कायनात है जिसको कभी यूनिवर्स कहा जाता था, फिर इसके बाद मल्टीवर्सेस का कॉन्सेप्ट आया, बिग बैंग से लेके वो जो थ्योरी थी उससे अब एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो गए हैं साइंसदान कि एक वक्त आएगा जब हमारा ये जो पूरी कायनात है, कॉस्मॉस, ये ठंडा हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि वो मूवीज़ में भी दिखाते हैं, आइस एज कार्टून्स भी आइस पे बने, कि ये सारे प्लैनेट फ्रीज़ हो जाएंगे, हर चीज़ ठंडी हो जाएगी, और वो एक किस्म की डेथ है। तो साइंसदान ये कोशिश कर रहे हैं, जो फिजिसिस्ट हैं, कि हम इस यूनिवर्स से बाहर निकलें, और जो इससे पहले कि ये फ्रोज़न हो के डेड हो जाए बिल्कुल, और इसकी तमाम तर न्यूरल एक्टिविटी ख़त्म हो जाए, इसकी हरारत ख़त्म हो जाए, तो क्यों ना हम एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाएं, अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर दें जो बेहतर माहौल हो। जिसके ऊपर आपने देखा होगा पिछले को 8-10 साल से मूवीज़ बन रही हैं कि वो नए प्लैनेट्स पे चले जाते हैं, वो सोए हुए और रास्ते में किसी की आँख खुल जाती है वगैरह वगैरह। तो यानी कॉन्सेप्ट साइंस
के अंदर आ जाता है या पहले मूवी में कोई साइंस फिक्शन में आता है और फिर वो उसके ऊपर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। मैं इसको ज़िंदगी की सादगी के साथ देखने की कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ जब ठंडी होती है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर से वो जो ज़िंदगी की हरारत थी वो ख़त्म हो गई। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद साइंटिफिक अंदाज में अगर देखने की कोशिश करें तो जूँ जूँ आप बुलंदी पे जाते हैं, यानी यहाँ से आप जाएं इस्लामाबाद से मरी की तरफ तो झीका गली और ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर जाएं, तो जूँ जूँ आप ऊपर जाएंगे फ्रीजिंग पॉइंट आना शुरू हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा ऊंची चोटी पे चले जाएं तो बिल्कुल फ्रोज़न इकोसिस्टम आ जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। अगर आप इस ज़मीन के अंदर उतरना शुरू कर दें तो जब हम कोर में जाते हैं तो वो जो कोर है वो बड़ी गर्म है। तो मैं इसको मादे और रूह के साथ मिला के देखता हूँ कि जब हम इंसान सो जाते हैं, मेरे पास कुरान की एक आयत है जो बड़ी मुझे अक्सर दिलचस्पी पैदा करती है मेरे थॉट प्रोसेस में कि तुम जब सो जाते हो तो तुम्हारी रूहें मेरे पास आ जाती हैं। तो गोया ये जो हमारा जिस्म है ये एक और डोमेन के अंदर है, एक और सरफेस है इसका देखना उठना बैठना, इसके ऊपर फिज़िकल लॉज कोई और तरीके से चल रहे हैं। जैसे साइंस अभी एक फिफ्थ डायमेंशन के बारे में भी गौर कर रही है कि और कौन सी ऐसी फोर्स हो सकती है। जैसे 4 बेसिक फोर्सेस का हमने देख लिया, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का हो गया, या ये जो एटॉमिक के हवाले से हैं, लेकिन वो फिफ्थ वो इसमें डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है। मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता सुबह सुबह, मैं सिर्फ इसको सुबह खेजी के साथ जोड़ना चाह रहा हूँ कि मैं जब सुबह निकलता हूँ और इस ठंडक को महसूस करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि रात को ये ग्राउंड सॉर्ट ऑफ सोया हुआ था, आर्जी डेथ थी इसकी, इस घास की, इन दरख्तों का कुछ आहिस्ता आहिस्ता सूरज वो सामने से तुलू हो रहा है। तो ज़िंदगी लौट रही है फिर, क्योंकि अब ये जागना शुरू हो गया है, लोग जाग गए हैं, ग्राउंड जाग गया है, परिंदे जाग गए हैं, रिस्क जो है वो बांटने के लिए फरिश्ते खड़े हैं। अल्लाह ताला की ज़ात अहादीस में है कि आसमान दुनिया पे आ जाते हैं जलवागर होकर सिंबॉलिक अंदाज में कि भाई मांगो मुझसे रिस्क जो मांगना है। क्योंकि नेचर की तरतीब यह है कि सुबह जब आपकी ज़िंदगी जब दोबारा आपको मिलेगी, आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके उठ जाते हैं, यानी अल्लाह चाहे तो आपकी नींद मुस्तकिल हो जाए ना। आपकी डेथ भी तो एक किस्म की नींद है। देखो ना, नींद की कई लेयर्स होती हैं। आपने इसके बारे में अगर आपको शौक़ हो तो आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। वो रैम और एन रैम का एक फ़लसफ़ा है, रैपिड आई मूवमेंट और फिर जो नॉन रैम एक फेजेस होते हैं। मैं आपको सादा लफ्ज़ों में समझा देता हूँ कि जब इंसान गनूदगी में होता है ना, जैसे टीवी देखते देखते आपको नींद का झोंका आ जाए तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसे मुर्गे की तरह ठूंगे मारते हैं, तो उसमें इंसान को कोई आवाज़ मारे तो इंसान फ़ौरन जाग भी जाता है, लाइट स्लीप होती है। फिर ज्यों ज्यों आपकी स्लीप, आपका सोना डीप होता चला जाता है, डेप्थ में आप उतरते चले जाते हैं, आपका ये जो कॉन्शियस एक्टिविटी है वो कहीं और कनेक्ट हो जाती है, तो सॉर्ट ऑफ पैरालिसिस, एक फालज की कैफियत हो जाती है आपके जिस्म के ऊपर। अगर उस वक्त टेम्परेचर चेक किया जाए तो बड़ा कम होता है, आपका हार्ट बीट, हार्ट रेट आपका बहुत कम हो जाता है, यानी जिस्म आपका बिल्कुल स्लो पोजीशन पे, एट रेस्ट पोजीशन पे चला जाता है। फिर एक स्टेट आती है कि जिसमें आप बिल्कुल किसी और दुनिया में, यानी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए ब्रेन के साथ, टूटियाँ शूटियाँ लगा के उन्होंने कहा कि ब्रेन के अंदर वो जो वेव बनती है ना, जब इंसान जाग रहा होता है तो बड़ी तेज़ी से वो एक्टिविटी हो रही होती है, लेकिन जब इंसान सो जाता है तो वो एक साइन वेव टाइप बड़ी पुरस्कून अंदाज में एक रिदम के साथ, म्यूज़िकल जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बड़ा पीसफुल अंदाज में वो चीज़ें चल रही होती हैं। अभी तक साइंस को ये एक्सपेरिमेंट कामयाबी नहीं मिली, हालांकि फ्राइड ने इसको सेक्स के साथ भी जोड़ने की कोशिश की, ख्वाबों को, और बहुत सारी बातें उसने की। लेकिन हम अगर इन सारी चीज़ों को बिल्कुल देसी अंदाज में समझें तो जैसे इंसान जब सोता है, जैसे मैं बड़ी गहरी नींद सोता हूँ, जब सोता हूँ तो जितना डीप आप होते जाएंगे, जितना डीप आप होते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी सोल जो है वो दूर तक जाएगी। जैसे हम कल बात कर रहे थे, रेंज की बात होती है। मुझे ये लगता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर से डेंसिटी को कम करना शुरू कर दें, कसाफ़तों को कम करें, मैल कुचैल को कम करें, तो हमारी ज़िंदगी ज़्यादा लाइट हो के
क्रिस्टल क्लियर अंदाज में फ्लाई करना शुरू कर देगी। मैं काफ़ी अरसे से चूँकि इसके बारे में सोचता हूँ, गौर करता हूँ, तो मैंने देखा कि ज्यों ज्यों मेरी ज़िंदगी के अंदर से मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स कम होना शुरू हुई, मैंने उनके ऊपर काबू पाना शुरू किया। ख़त्म तो नहीं हो सकती ना, इंसान आया ही जिस्म की दुनिया में इस मकसद के लिए है कि ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी। तो ज्यों ज्यों मैं, जैसे रोज़े की हालत में आपने देखा होगा कि आपकी लज्जत दोबाला हो रही होती है क्योंकि आप कुछ चीज़ों का पहरा लगाते हैं। तो अगर आप नौजवान अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई पाबंदियां लगाने की प्रैक्टिस शुरू कर दें, जैसे जिस्म को हम कोई प्यास हम रोक लेते हैं, भूख हम रोक लेते हैं, किसी मौके पे हमें बहुत ज़ोर का बोलना आया होता है लेकिन हम चुप कर जाते हैं किसी अदब की वजह से, यानी ज़रूरी नहीं होता कि हर बात का जवाब दिया जाए, कहीं पे हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, कहीं पे बड़े ज़ोर का कमेंट आया होता है, इंसान की ईगो हर्ट होती है लेकिन इंसान इसलिए चुप कर जाता है कि नहीं यार। तो हर मर्तबा जब अपने ऊपर आप कोई पाबंदी लगाते हैं, यानी आपकी जबिल्लत, आपका इंस्टिंक्ट बेदार होता है, एनिमल, और आप चाहते हैं कि आप अगले बंदे को बढ़ के थप्पड़ लगा दें, लेकिन यू डोंट डू इट, यू स्टॉप योर सेल्फ, यू होल्ड योर सेल्फ बैक। तो इससे आपके अंदर एक एनर्जी बेदार होती है, जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। आप जिस कदर डिज़ायर्स के ऊपर काबू पाते हैं, ख्वाहिशात के ऊपर, जितना आप अपने आप को रोकते हैं और जितना ज़्यादा आपको ये ज़िंदगी रगड़ती है, उतना ज़्यादा आपके अंदर स्पिरिचुअल रेंज आपकी जो है वो बढ़ती चली जाती है। अगर आपका पेट भरा हुआ हो ना, और आप इस दुनिया के अंदर हमेशा रहने का प्रोग्राम बनाने का सोच रहे हों, आप हर वो काम कर रहे हों जो इस जिस्म को ज़िंदा रखने के लिए लीगल या इलीगल आप कर सकते हैं, तो फिर आपका जिस्म ख़ाबू से भी महरूम होता जाएगा और रूहानी लज्जत जो है, एस्थेटिक सेंस वाली विजदानियात, वो इंट्यूशन भी आपसे दूर होती चली जाएगी। जिस कदर ज़्यादा हम इस मादे को अपनी होशो हवास में रिजेक्ट करते हैं, डिनाई करते हैं, यानी इसके होते हुए मेरी आंखें हैं और मेरी आंखें किसी ख़ास चीज़ को देखना चाहती हैं, लेकिन मेरे ऊपर एक पाबंदी है कि आपने उस चीज़ को नहीं देखना। तो मैं जब अपनी आंखों को रोकने में कामयाब हो जाता हूं, तो मुझे एक ऐसी बसीरत अता होने लगती है जो बसीरत बड़ी मैजिकल सी होती है। इसी तरीके से और बहुत सारी जगहों पे जब हम पाबंदी लगाते हैं, अपने आप को रोकते हैं, तो हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा होती है जो हमें हमारे हायर कॉन्शियस के साथ हमें लिंक अप कर रही होती है। यही वजह है कि बहुत सारी ऐसी बातें जो क्रिएटिव लोगों ने की, चूँकि क्रिएटिव लोग बेलमूम इसी तरह के होते हैं, अपने आप को लाइट वेट वो रखते हैं। तो जितना लाइट आप अपने आप को कर सकें, खाने के हवाले से, ज़िंदगी की, जैसे अहादीस में भी है और मैंने बुज़ुर्गों से सुना है कि ज़्यादा अगर आप ऊंचे ऊंचे कहके लगाएंगे तो सादा सी ज़ुबान बोली जाती है कि जी आपका दिल मुर्दा हो जाता है। बेसिकली वो दिल मुर्दा किस तरह होता है कि चूँकि जब आप ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों से घबरा के कहीं और नशे में या कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, तो वो जो गोल्डन ब्लैक होल्स आपके लिए खुलने थे ना, वो जो वर्म होल थे जो एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में, मल्टीवर्सेस में जा सकते थे, क्योंकि जिस्म एक और वर्स है, जिस्म जो है वो एक और कायनात है, और इस कायनात के अंदर एक और कायनात है जो कंटेन की गई है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ट्यूबलाइट के अंदर रोशनी कंटेन होती है, या बल्ब के अंदर उसके फिलामेंट के साथ वो रोशनी कंटेन होती है, या बैलून के अंदर हवा को आप कंटेन करते हैं। जो ही बैलून फटता है बुड़ुस, वो हवा फिर हवा में मिक्स हो जाती है, हमारा बैलून, हमारा वो जो जिस्म होता है वो चीथड़ा सा रह जाता है। तो ये जो सोल आई है, नोफिक, ये जो हमें मिली है, ये जो ही इस जिस्म का कनेक्शन परमानेंटली स्विच ऑफ होता है, और हम इसको परमानेंट कहते हुए भी मुझे थोड़ी सी हैरत इसलिए होती है कि एक होती है लम्हे की नींद कि बात करते करते मैं स्विच ऑफ हो जाता हूँ, एक होता है कि मैं 10 मिनट के लिए स्विच ऑफ हो गया, एक है कि मैं 6 घंटे के लिए सोया रहा। तो हर लम्हे में भी मौत है, यानी हर लम्हे में ज़िंदगी और मौत दोनों साथ चल रही होती हैं, ऐसे साइन वेव की तरह। एक मौत ऐसी है जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल जिस्म जो है वो डेथ चिल में चला गया और अब इस जिस्म को मिट्टी में दफन करना है। जब आप नींद में होते हैं तो बिस्तर में दफन होते हैं, लेकिन जब आप दोबारा इस दुनिया में न उठने के लिए सोते हैं तो उसको मौत कहा जाता है। यानी वो मौत जो इस जिस्म की दुनिया से आपको किसी और दुनिया में मुंतकिल कर देती है।
तो ये जिस्म जो है वो जैसे न्यूटन का, अगर आप तीनों लॉज को देखते हो तो न्यूटन के तीनों लॉज भी इस ज़िंदगी पे अप्लाई किए जा सकते हैं कि हर एक्शन के मुकाबले में उसका रिएक्शन एक होता है, कि ज़िंदगी के एक्शन के मुकाबले में मौत का एक रिएक्शन चल रहा होता है, या मौत के एक एक्शन के मुकाबले में ज़िंदगी रिएक्ट कर रही होती है। मैं इसको इस तरह समझता हूँ न्यूटन के थर्ड लॉ को। तो जब हम इस दुनिया में बज़ाहिर मर जाते हैं, जिसको मौत कहा जाता है, तो जिस्म की दुनिया में तो हम चले गए, लेकिन मैं कुरानिक पर्सपेक्टिव में देखूं या मुस्लिम पर्सपेक्टिव में, तो वो मौत भी एक नींद है। देखो ना, मैं सो गया हूँ, मुझे आफाक आके मेरे अंगूठे को पकड़ के हिलाता है, मैं उठ जाता हूँ, या ढोल बजाता है मैं उठ जाता हूँ, क्योंकि अभी मैं इस दुनिया में सोया हुआ हूँ। लेकिन जब मैं मुस्तकिल नींद ले लेता हूँ, इस जिस्म की दुनिया से निकल जाता हूँ, तो फिर मैं सूरज इसराफील से जागता हूँ। वो पता नहीं क्या चीज़ होगी, कौन सी एनर्जी होगी, वो जब बिगल बजेगा तो मेरे जो डीएनए होगा वो किस तरीके से दोबारा बीज की तरह मैं बनूंगा। कब्र जो है वो मेरे लिए वूम बन जाएगी, रहम में मादर जैसे होती है, तो मेरे डीएनए से दोबारा से मैं उगना शुरू हो जाऊंगा। और वो चूँकि एकदम से प्रोसेस नहीं होगा, उसमें कितने साल लग सकते हैं, कितना अरसा लगेगा, उसका हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन जब बुलाया जाएगा तो कब्रों से हम इसी तरीके से निकल के चल पड़ेंगे जैसे टिड्डियाँ निकलती हैं। ये कुरान में मिसाल दी गई है इसकी। तो मैं बड़ा फैसिनेट करता हूँ अपने आप को इन चीज़ों से। ये फैसिनेशन इसलिए होती है कि ज़िंदगी हर लम्हा मौत और हयात का सफ़र हमें दे रही है, उम्मीद और मायूसी। आप कभी सेब को खोलें तो उसके अंदर दो पहलू हैं, बादाम को खोलें उसके अंदर दो परतें हैं, ऊपर नीचे रखी होती हैं। अखरोट के अंदर दो परतें होती हैं। दिमाग को देख लें तो इसके दो सफ़ीर हैं, राइट और लेफ़्ट ब्रेन जिसको कहा जाता है। इस दुनिया को देख लें तो दरमियान में वो इक्वेटर लाइन एक बनाई गई है, राइट और लेफ़्ट। अल्लाह ताला ने हर चीज़ की एक जोड़ा बनाया हुआ है, जिसको कहते हैं ना जोड़ा। हर चीज़ के साथ उसकी एक डुप्लीकेट है, जो मिल के एक तीसरा अमल करते हैं। मैं आज आपको एक नया फ़िलासफ़ी देता हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था ना, तो मुझे एक खूबसूरत फ़लसफ़ा ज़हन में आया था। मैं शुरू से, मेरा ब्रेन जो है ना वो इस तरीके से एक्टिवेट होता है। मैं आज आपको वो शेयर कर रहा हूँ फ़र्स्ट टाइम ऑनलाइन। मेरे नज़दीक जब मैंने इसको इस तरह समझा कि ये जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है। यह हमने पढ़ा था बचपन में। तो मैंने जब फिज़िक्स में ये चीज़ पढ़ी, तो मैं चूँकि चीज़ों को रिलेट करता हूँ, तो मैंने अपने दोस्तों को ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये लड़कियाँ हैं, और ये जो प्रोटॉन होते हैं ये लड़के हैं, यानी मर्द और औरत का कॉन्सेप्ट। और ये जो न्यूट्रॉन होते हैं ये वो हैं जो ना लड़की होते हैं ना लड़का होते हैं। तो वो बड़े हंसे मेरी इस थ्योरी के ऊपर। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा एक नया साइंटिस्ट है जिसने ये थ्योरी पेश की है। हालांकि थ्योरी मेरी नहीं थी, बस मैंने एक एनालॉजी बना ली। और मैं जो बड़ा होता चला गया, अगरचे मेरे कुछ दोस्तों को एतराज़ था, मेरी एक दो कज़न फीमेल, उनको भी एतराज़ हुआ। उन्होंने कहा भाई हमें नेगेटिव आपने क्यों किया। मैंने कहा यार इसको द अदर वे राउंड कर लेते हैं। चलो लड़के जो है ना वो इलेक्ट्रॉन हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। तुम लड़कियां प्रोटॉन बन जाओ, और वो जो जिनको यूनक कहा जाता है, यानी वो जेंडर जो न मेल होते हैं न फीमेल होते हैं, तो ये भी तो अल्लाह ताला की मखलूक है। तो न्यूट्रॉन एक बिल्कुल न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, अब बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है ये। अल्लाह ताला ने आखिर उनको पैदा किया है, तो उनके अंदर भी तो कोई, यानी उनका भी बड़ा फंक्शन है फिज़िक्स के अंदर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, आदम और हवा की कहानी, नफ़ी असबात द पानी मिलिया ते हर रगे हर जाई हो, ये बड़ा खूबसूरत फिनोमिनन है। इसी से वो जो चाइना का लोगो है ना, वो यिन यांग वाला, वो भी इसी का कॉन्सेप्ट है। और ईरान में जो पुराने मज़हब थे उसमें दो देवता थे, खैर का और शर का, अहरमन और यज़दा कहा जाता था उसको। और हैगल का फ़लसफ़ा जदलियात अगर आपने पढ़ा हो, डायलैक्टिक थ्योरी, उसके अंदर भी यही था कि हर चीज़ के अंदर उसकी एक ज़िद मौजूद है, और उस ज़िद की वजह से वो चीज़ कायम रहती है। तो अल्लाह ताला ने अपने अलावा हर चीज़ की एक ज़िद पैदा की है, और उस ज़िद से ही तकमील होती है, उस ज़िद से ही कायनात का फ़लसफ़ा आगे होता है। शुरू में मिन नफ्सिन वाहिदा है, फिर इसी से आदम और हवा की क्रिएशन होती है,
यानी जोड़ा बनता है हर चीज़ का, हर नज़रिए का, हर ख्वाब का, ख्याल का, बात का, फ़िक्र का, सोच का कोई ना कोई अपोजिट होता है। जब तक हक़ के मुकाबले में बातिल ना हो, रोशनी और अंधेरा ना हो, तो किसी एक चीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते हम। तो मैं इसलिए जब मौत की बात करता हूँ ना, तो मेरी अक्सर फैमिली और या मदिया को भी गुस्सा चढ़ जाता है कि सर आप कैसी बातें करना शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं इसको ज़िंदगी के पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। ये जो हमारा कुरान है वो ये कहता है कि ये निशानियाँ हैं। तो सुबह सुबह जब आप निकलें तो कोई ना कोई निशानी पकड़ा करें, और उस निशानी के ऊपर पुरस्कून अंदाज में कोई ऐसी जगह मिल जाए। मुझे जगह ऐसी मिलती थी जवानी में भी, कभी दरियाओं के किनारे मेरा बड़ा वक्त गुजरा है, तो मैं एक ऐसी जगह पे जाके बैठता था जहाँ शोर ना हो, या पहाड़ों कलर कार के अंदर मेरा काफ़ी वक्त गुजरा है, तो मैं कलर कार की ऐसी पहाड़ियों पे बैठा करता था जहाँ इंसानी आवाज़ें जो हैं वो ना आती हों। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी के अंदर जंगलों में मेरा वक्त कुछ गुजरा है, सहराओं के अंदर नूरपुर, थल और इस तरह के इलाके। तो मैंने वो सारे मज़े लिए हुए हैं। मैं ज़िंदगी की सुबहें शामें मैंने ज़िंदगी की तरह उसको पढ़ने की कोशिश की है, क्योंकि जब आप फितरत को सुनने लगते हैं, कायनात की हर चीज़ कुछ कहना चाहती है। हमारे पास चूँकि वक्त नहीं होता, हम मादे की तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं, लिहाजा गफलत में मारे जाते हैं। बिलअमूम हमारे यहाँ गफलत में इंसान वही मारा जाता है जिसकी नज़र नहीं होती। तो मैंने शुरू से मेरी एक अपब्रिंगिंग या प्रैक्टिस इस तरीके से हुई, और मेरी चॉइस के साथ हुई। मुझे किसी ने ज़बरदस्ती इस तरफ नहीं डाला। यानी आई वॉज़ वेरी यंग लाइक अ स्मॉल बॉय। मैंने आपको पहले भी एक वाक़या सुनाया था कि मैं हज़रत जिब्रील अमीन का इंतज़ार किया करता था ऑन माई रूफ टॉप। मुझे अम्मी जी ने बताया कि वो दुरूद शरीफ लेने के लिए आते हैं, उनके बड़े बड़े पर हैं, उनकी खुशबू फैल जाती है। सूरतुल कदर के बारे में उन्होंने बड़ा मुझे समझाया। तो मेरी आदत ये थी कि मैं छोटी सी उम्र में जब लोग छत पे जाते हुए डरते हैं, आई वॉज ऑल अलोन, और मैं अपनी चारपाई ले जाता था और मैं छोटा सा हज़रत जिब्रील अमीन का इंतज़ार किया करता था। दुरूद शरीफ पढ़ना और कान लगा के आगे पीछे देखना कि अभी जिब्रील अमीन आएंगे और मैं जनाब उनके साथ उनको कहूँगा मुझे सैर करवाएं या जफ्फी डालें मेरे साथ, या मैं कम अज़ कम मेरी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो। तो आई वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड कि मैं एक नई डोमेन में हूँ, मैं एक डिफरेंट डोमेन में हूँ। तो आपको जिस चीज़ को समझना है उस डोमेन में जाना पड़ेगा। यानी अगर आपने पौधों को समझना है तो बॉटनी की फील्ड है, एनिमल्स को समझना है तो ज़ूलॉजी की फील्ड है, फ़िज़िक्स है तो उसके लिए एक अलग फील्ड वो बनी हुई है, फ़िज़िकल ऑर्गान्स के हवाले से। मेडिकल के लिए डिफरेंट है। जब हम बात करते हैं ना शऊर लाशऊर की, मज़हब की, आफ्टर लाइफ की, तो फिर हमें एक ऐसी डोमेन में जाना पड़ता है जिसका ताल्लुक़ आज तक सिर्फ मज़हब ने ही साबित किया है। साइंस जब फ़िज़िकल हदूद से निकलेगी, मुझे याद है आज 2012 में एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी, मुझे उसका नाम याद नहीं रहा, मैं कहीं देखूंगा उसका लिंक आपको शेयर कराऊंगा। वो फ़िज़िक्स के हवाले से थी, और उसमें जो साइंटिस्ट था वो ये कह रहा था कि हमारे जब वालिदैन थे वो अगर हमें देखें ये मोबाइल को, आईपैड को, आईपॉड को यूज़ करते हुए, तो वो हमें जादूगर कहें। चूँकि पुराने वक्तों में जो ग्रीक मिथोलॉजी थी उनका और कॉन्सेप्ट था, वो हमें इस मोबाइल पे बात करते हुए सुने ईयरफोन लगाए हुए, तो वो कहें ये पागल हैं, ये जादूगर हैं, सॉसरर हैं। और फिर उस साइंटिस्ट ने ये कहा, चूँकि उसका एक अपना अंदाज़ था, जापानीज़ था गालिबन, उसने कहा कि जो हमारे बच्चे हैं और उनके जो बच्चे होंगे वो साइंटिफिक डेवलपमेंट में, एडवांसमेंट में जिस जगह पे चले जाएंगे, अगर हम अपनी कब्रों से निकल के उनको देखें तो हम कहेंगे यू आर गॉड। यानी वो सारा वो काम कर रहे होंगे जो खुदा के साथ जोड़ा जाता है। ये उनका नज़रिया, ये उनका पर्सपेक्टिव है। चूँकि हमारी मज़हब जो है उसके अंदर कोई और कैफियत है। लेकिन मैं आपको साइंसदान की बात बता रहा हूँ कि साइंस हर उस जगह पे जाना चाह रही है जिसको मज़हब जो है वो खुदा के साथ जोड़ता है, और यही चीज़ साइंस को तहरीक देती है कि वो आगे से आगे जाएं। ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तक हम पहुँचे थे, किस तरीके से यानी वो घुमाया जाए और मैग्नेट के अंदर जनाब वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा कर देते हैं, वो मकनातीस बन जाता है। करंट जब फ्लो होता है तो उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म पैदा होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और मैग्नेट के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो बड़ी खूबसूरत एक उन्होंने बात की। फिर उन्होंने ये जो रोशनी के ऊपर, मैक्सवेल था गालिबन उस फिजिसिस्ट का नाम, मैक्सवेल, यस, उसने ये जो लाइट वेव्स थी, रोशनी जो है उसके अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ें देखी।
हमारी जितनी भी रेडियो रेडार टेक्नोलॉजी है स्पेशली, वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ है कि सिग्नल्स जाएंगे, जहाज़ से टकराएंगे, वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा तो ठीक है, वरना आप उसको दुश्मन करार देंगे। तो इस तरह ट्रांसमिशन और रिसेप्शन हुई। अब तो हम कंप्यूटर और कंप्यूटर से आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, ये जो आप लोग देख रहे हैं नौजवान, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मादे से रूह की तरफ जा रही हैं। अगर आप गौर करें तो हर चीज़ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है ना, वो आगे मूव कर रहा है, हमें कुछ समझा रहा है। तो मैं सुबह जब सैर के लिए निकलता हूँ ना, तो इन दरख्तों के हार्डवेयर को भी मैं देखता हूँ, लेकिन ज़्यादा मेरी तवज्जो होती है उनके सॉफ्टवेयर के साथ, कि इन दरख्तों के अंदर ज़िंदगी और मौत क्या है, इन दरख्तों के अंदर इनकी जदलियात क्या है, इनकी ज़िद क्या है आपस में। ये जितनी भी कायनात बनी हुई है ना, अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कुन के साथ। कुन एक कोड है जिसको वो स्ट्रिंग थ्योरी 2012 में पेश की गई थी कि कोई एक यूनिफाइड प्रिंसिपल होना चाहिए इस कायनात के अंदर, कोई ऐसा कोड हो जो पूरी कायनात को रन कर रहा हो। तो कुरान हमें कुन फयकून का फ़लसफ़ा देता है। कुन को अभी तक डी कोड नहीं किया जा सका, क्योंकि हम थोड़े स्लो हैं, तो हम कुन की नेकियों के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं, कुन के ऊपर गौर करने में हम ज़्यादा अभी उस तरफ नहीं आ रहे। लेकिन जिन लोगों ने गौर किया है वो कायनात को, बहुत सारी कायनातों तक पहुंच गए, गैलेक्सीज तक पहुंच गए। न्यूटन, आइजक न्यूटन, उसने सेब को गिरते हुए देखा, उसने कहा अगर सेब गिरता है तो क्या चांद भी गिरता होगा। फिर उसने देखा कि चांद चक्कर लगाता है, उन्होंने कहा अच्छा कोई ग्रेविटेशनल फोर्स का एक, तो वो ग्रेविटी का एक निकल आया कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से अगर आप वो E=mc² वाला देख लें, एनर्जी, मास और लाइट का जो, वो एक अलग कॉन्सेप्ट था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। तो ये जो फार्मूले बनते हुए आ रहे हैं ना, बेसिकली साइंस में एक सादा सा कुलिया समझ लें, साइंस में उस थ्योरी को माना जाता है जो हर मर्तबा, हर तजर्बे में बिल्कुल सही अंदाज में पूरी उतरे। एक मर्तबा भी अगर उसका फार्मूला गलत हो गया तो वो थ्योरी गलत हो जाएगी। अब समझ रहे हैं, यही ज़िंदगी का ये जो आफ्टर लाइफ का फार्मूला है वो अभी हिडन है। वो जो डीप लिंक है, जो मैंने आपको बताया कि नींद आहिस्ता आहिस्ता गहरी होती जाती है, जो जो आप पानी में डूबते चले जाते हैं तो आप दूर निकलते चले जाते हैं, और जितनी गहरी नींद होगी उतना दूर तक आप जाएंगे। मौत की नींद इस दुनिया में ज़्यादा गहरी है, और किसी इंसान के रोने पे, मातम करने पे, माँ रो रही होती है, बच्चा रो रहा होता है अपनी माँ के लिए, बहनें रो रही होती हैं भाई के लिए, भाई रो रहे होते हैं बहन के लिए, बीवी अपने शौहर का मातम करती है, पूरा मोहल्ला मातम करे, वो बंदा नहीं उठता, उसकी आंख नहीं खुलती, बिकॉज वो एक डीप स्टेट में चला गया, एक ऐसी स्टेट में चला गया जिसको हमारा जिस्म, हमारा मादा, हमारी लिमिट्स उसको नहीं समझ सकती। तो इसलिए सुबह जब आप निकलें तो अपने जिस्म को थोड़ा सा रिलैक्स करें, दरख्तों को, फूलों को, इस शोर से हट के इन दरख्तों की सरगोशियाँ सुने, इस घास को सुने। ज़िंदगी की हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ। मैंने बड़ी ज़िंदगी इसके ऊपर गौर किया, मैंने इस पर तहरीर भी लिखी थी। हर खुलिये के अंदर पूरी कायनात है, और यह कायनात एक खुलिया है, यानी कतरे में कुलज़म है और कुलज़म में कतरे हैं। बीज के अंदर दरख्त हैं, दरख्त पर बीज लगते हैं। ज़िंदगी में से मौत निकल रही है, मौत में से ज़िंदगी निकल रही है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, कुरान भी ये हमें बता चुका है। हर चीज़, यानी अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि ज़िंदगी के अंदर मौत है, मौत के अंदर ज़िंदगी है। मेरे जिस्म के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे खा रही हैं। मैं वक्त के साथ साथ बढ़ता हूँ, हालांकि मैं वक्त के साथ साथ कम हो रहा हूँ। मेरी बहुत सारी चीज़ें मरती हैं, जैसे नींद के बारे में साइंटिफिक डेवलपमेंट हो चुकी है कि जब आप सो जाते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम रीबिल्ड होता है, आपकी बॉडी के टिश्यूज़ जो हैं वो रीग्रो करते हैं। जैसे आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि थोड़ा नींद आप लिया करें ये कोरोना में, ताकि आप जब सोएंगे तो आपका जिस्म दोबारा से, जैसे कंप्यूटर आप उसको थोड़ा रीस्टार्ट करते हो, यार थोड़ा सा यार इसको वक्फा दो, बंद करो, कंप्यूटर कब से चल रहा है, गर्म हो गया। तो नींद उस गरमाइश को थोड़ा सा स्टेबल करती है, क्योंकि हमने जाग के फिर हीट अप होना होता है। खुराक खाएंगे, बातें करेंगे, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं फील कर सकता हूँ कि मेरी बॉडी इस वक्त हीट अप हो रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले रनिंग की है, तो वो और तरह की एक मूवमेंट थी। जब ये सारी मूवमेंट रुक जाती है तो या वो नींद है 5-7 घंटे की, या वो एक ऐसी नींद है जो इसराफील अलैहिस्सलाम के उठाने से
हम उठेंगे अल्लाह के हुक्म से कि उठो भाई, आ जाओ मेरी तरफ। अब जो उसके बाद का सफ़र है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। हम चाहकर भी उस डोमेन को नहीं समझ पाते। बरज़ख क्या होगा, आलम लाहूत क्या होगा, पता नहीं क्या है वो। यानी एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें मौत नहीं है, चूँकि ज़िंदगी और मौत का तसव्वुर तो इस जिस्म की दुनिया में है। देखो ना, टाइम एंड स्पेस मेरे लिए है। जब मैं इन चीज़ों से बियॉन्ड हो जाऊँगा तो मशरक़ मगरब के कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएंगे। मशरक़ मगरब ये है, मैं दुनिया में हूँ, ये मेरा मशरक़ है, ये मगरब है, ये शमाल है, ये जनूब है, तो रब्बुल मशरिक़ैन वल मगरिबैन। लेकिन जब मैं मेरी रूह जो है वो तो डायमेंशन लेस है, वो तो टाइमलेस है, वो स्पेसलेस है। तो उस वक्त मेरा कौन सा कैलेंडर होगा, मेरी क्या कैफियत होगी, जब तक मैं उस डोमेन में नहीं जाता मैं समझ नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि निशानियों पे गौर करो। इसका मतलब पता क्या है, मैं बड़ा डायर बिलीवर हूँ इस चीज़ का कि अल्लाह ताला की ज़ात छुपा नहीं रही। वो कहते हैं कि तुम इन रिडल्स पे, इन पजल्स पे गौर करो, इन निशानियों पे गौर करो। मैंने इसके अंदर तुम्हारे लिए कुछ सीक्रेट कोड रखा हुआ है। ये सूरज तुलू होता है, मैं देखता हूँ जी, अच्छा जी यहाँ से निकल रहा है, गुरूब हो जाता है, पत्ता उगता है दरख्त के साथ साथ, आहिस्ता आहिस्ता बहार के बाद ख़ज़ां आ जाती है, घास हरी होती है, हरी के बाद पीली होती है, पीली के बाद ख़त्म हो जाती है, बाल बच्चे के बनना शुरू हो जाते हैं, टेंड शेंड के बाद जनाब बाल वो घुंघरियाले बाल जवानी में अच्छे खासे लंबे हो जाते हैं, फिर बुढ़ापे में आहिस्ता आहिस्ता बाल ख़त्म हो जाते हैं। तो मतलब मैं चीज़ देख रहा हूँ कि ज़िंदगी के दो एंड तो मुझे नज़र आ रहे हैं। एक आगाज़ है, एक अंत है, इख्तिताम हो रहा है। हर फेज़, हर लम्हा पैदा होता है, हर लम्हा मर जाता है। हर कैफियत पैदा होती है, हर कैफियत मर जाती है। क्या वो मौत है? नहीं, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। वो मूवमेंट हमारी एक लम्हे की हो, एक सदी की हो, 1000 सदियों की हो। यानी मैं जब चलता हूँ या मैं चल के 2 कदम में चला हूँ तो मुझे तो सेकंड भी नहीं लगा मेरे टाइम के हिसाब से, लेकिन चिमटी को यहाँ तक आने में कितनी देर लगेगी, और उससे भी छोटा बैक्टीरिया उसको बहुत देर लगेगी। लेकिन जो बैक्टीरियाज मेरे बॉडी के अंदर हैं, मेरे जिगर में, लेवर में, वो तो मेरे साथ मूव कर रहे हैं। तो गोया अगर ये सारी कायनात मूव कर रही है, सारे प्लैनेट्स मूवमेंट में हैं, हर चीज़ मूव कर रही है, महज जो मूवमेंट लगी हुई है, चूँकि सारी चीज़ें मूवमेंट के साथ आगे बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम टाइम एंड स्पेस भी कहीं मूव कर रहा है और हम भी उसके साथ कोई मूव कर रहे हैं। तो मैं इस पूरी कायनात का जो 0.03% एक सैंपल हूँ, बाज़ार छोटा सा, लेकिन मेरे अंदर, मेरे हर सेल के अंदर एक पूरी कायनात है। ये मैं सिर्फ आँख को देखता हूँ गौर से, तो आँख का भी एक न्यूक्लियस है, मेरे हर टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, हर चीज़ के अंदर पार्टिकल्स दर पार्टिकल्स दर पार्टिकल्स। ज़िंदगी इतना बड़ा राज बना दी अल्लाह ताला ने कि हम इसको खोलते जाएं, खोलते जाएं, खोलते जाएं, एटॉमिक पार्टिकल्स तक हम पहुंच जाएं। ये एटॉमिक एनर्जी भी तो ऐसे ही मिली है ना हमें, कि हमने उसको जनाब उसके अंदर से एनर्जी निकाली है, फोड़ा है उसको अंदर से जाके। ये एटॉमिक बम जो है, ये इतनी तबाही वाली चीज़, यानी जितनी बारीकी में आप जाएंगे उतने पावरफुल आप होते जाएंगे। जितनी चीज़ बारीकी में जाएगी ना, उतने ज़्यादा पावर आपके पास आएगी। तो हम चूँकि सरफेस पे रहते हैं, गहरे पानी में उतरते नहीं हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि गहरे पानियों के राज क्या हैं, गहरे कुल्ज़मों के राज क्या हैं। हम किसी बंदे की बात की सरफेस पे रह के उसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लफ्ज़ों के अंदर छुपी हुई मानवियत तक नहीं पहुंचना चाहते। कुरान बिल्कुल एक ऐसे ही है। अगर आप कुरान के साहिल पे रह के चले गए तो उसका मज़ा अलग है, अगर आपने 1-2 पाँव अंदर रखे उसका मज़ा अलग है, अगर आपने गोता लगा दिया कुरान में उसका मज़ा अलग है। लेकिन जब आप डाइवर हो जाते हैं और आप बहुत नीचे जाते हैं, कुरान आपको नहीं रोकता, कुरान आपको लूलू वल मरजान तक पहुंचा देता है कि भाई आओ, ज़िंदगी यूँ समझ लें, मैं इस ज़मीन के अंदर से ड्रिल करता हुआ जब निकलूँगा फिर स्पेस में हूँगा, जिसको डार्क मैटर वो कहा जाता है या डार्क एनर्जी कह लें। हर चीज़ के अंदर स्पेस है, और स्पेस बहुत बड़ी ताकत है। लफ्ज़ों के अंदर जो पाजेज आते हैं, म्यूज़िकल नोट्स के अंदर जो पाजेज आते हैं, जिसको फोटोशॉप की ज़ुबान में ब्रीदिंग स्पेस भी कहा जाता है, कि चीज़ जब थोड़ी सी स्पेस में जाके आप चीज़ों को देखते हैं तो फिर आपके अंदर मीनिंग्स उतरते हैं। सुबह आपको स्पेस मिलती है, ज़िंदगी जो है ना वो रश है,
गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ी होती है, लेकिन अगर रोड खाली हो और बारिश भी हो रही हो तो ड्राइविंग का मज़ा कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो सुबह खेजी में थोड़ा रश कम होता है। ज़्यादा अर्ली अगर आप निकलें, मैं जो कि थोड़ा अर्ली भी निकलता हूँ बाज़ औक़ात, तो अकेले घूम रहा होता हूँ इस ग्राउंड में और इन सड़कों के ऊपर, तो एक अलग कैफियत है। जब ये मोटरसाइकिल कारों के शोर, ज़िंदगी का शोर आ जाता है तो कैफियत बदली हो जाती है। तो जो राज सजदे में खुलते हैं, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन है, याद रखिए। सजदा ज़मीन पे होगा, वो जिस्म है, रूह मिराज पे चली जाती है, अरूज पा जाती है। हैविंग सेड दैट, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। आई होप के यू विल टेक आउट योर ओन मीनिंग्स फ्रॉम व्हाट आई सेड अर्ली इन द मॉर्निंग। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह करीम आपको खुश रखे, आपको अच्छी सुबह मिले, तरोताज़ा ज़िंदगी मिले, अच्छे प्यारे हसीन खुशबू वाले महके हुए ख़यालात मिले, आपकी नस्लें संवर जाएं, आपकी ज़िंदगियां संवर जाएं, आपकी फसलें संवर जाएं। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।